जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बी एच आई ई 144 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि इससे पहले भी कई क्लासेस अपलोड हो चुकी है BHI 144 का, और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया BHI 144 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में देखेंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे विद आंसर के साथ। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं। और आज का पहला सवाल कहा जाता है, अशोक के अभिलेखों के विशिष्ट संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्राचीन भारतीय अभिलेखों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और कहा जाता है इसमें कि देखिए इसमें होता है क्या, अशोक का जो अभिलेख है, एक धम्म अभिलेख अशोक का ही अभिलेख है। इसमें अशोक का क्या क्या दिए गए हैं, क्या क्या बातें दी गई इस अभिलेखों में, क्या चर्चाएं की गई है, इसके बारे में बताना है। और इसके संदर्भ में जो है ना, भारत के जो प्राचीन अभिलेख हैं, जो भारत के प्राचीन विभिन्न प्रकार के अभिलेख हैं, उन दोनों के बीच आलोचनात्मक तुलना करना, परीक्षण करना, उन दोनों के बारे में हम लोग को जानकारियां इकट्ठा करनी है। ठीक है, तो हम लोग अशोक के बारे में जानेंगे, अशोक ने क्या क्या अभिलेखों में चर्चा किया है, क्या क्या इसमें दर्शाया गया है, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, है ना। इन तमाम चीजों को हम लोग आज के सेशन में जानेंगे। और इसमें कहा जाता है, उत्खनन के दौरान खोजी गई कई लिपियां प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रमाण प्रदान करती है। मतलब देखिए, उत्खनन के दौरान जो भी हम लोग अगर ढूंढते हैं, जैसे किसी चीज़ों की इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ के बारे में क्या होती है, वहाँ की लिपि के बारे में, वहाँ की भाषाओं के बारे में, वहाँ के मोहरे के बारे में, वहाँ के जो भी पत्थर हो, जो भी अभिलेख हैं, जो भी साक्ष्य हैं, हम लोग उसके माध्यम से हम लोग यहाँ वहाँ की जो है ना, क्या कल्चर थी, क्या सिविलाइजेशन था, कैसी स्थिति थी, कैसे वहाँ के लोग जीवन यापन करते थे, इसके बारे में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग को प्रमाण मिलता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को जानते हैं ना, कि वहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी थी, वहाँ की कल्चर बहुत अच्छी थी, देवताओं की पूजा करते थे, कृषि प्रधान कृषि भी करते थे। इन तमाम चीजों को हम लोग को प्राचीन में जो ना खुदाई करने से, उत्खनन करने से हम लोग को प्राप्त हुआ था। इन सभी चीजों का हम लोग को प्रमाण मिलता है ना। तो इसी प्रकार इसमें कहा जाता है। और उनमें से जो है ना, हम लोग के इतिहास के बारे में देखिए, इतिहास के बारे में हम लोग किस किस चीजों से जानते हैं, जैसे शिलालेख के अभिलेख के बारे में, मुहर से, पुरातत्वविदों से, मतलब इन तमाम चीजों से हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है ना। और जैसे कि आपको मैं बता दूं इतिहास क्या है, जैसे मैंने यूनिट 1 में जो है इतिहास क्या है आपका चैप्टर में दिया गया, यूनिट 1 में ही इतिहास क्या है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि इतिहास क्या है। देखिए, हम लोग बचपन से तो यही पढ़ते हैं इतिहास, उसको हम लोग दो भागों में बांटे। जैसे इतिहास है ना, इतिहास को हम लोग अगर दो भागों में बांटे, इति, इति जो मतलब होता है बीती, हास मतलब होता है कहानी, यानी कि बीती हुई कहानी को हम लोग इतिहास कहते हैं। सही बात है, जो बीत गया वो इतिहास है ना। जो मतलब 5 दिन पहले घटित हो चुकी है, मतलब हो चुकी है ना, वो हम लोग का इतिहास में ऐड हो गया है। अब हम उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाली चीजों को हम लोग बदल सकते हैं, वो फ्यूचर हो गया, भविष्य हो गया। ठीक है, तो आप सबको बता दो, इतिहास जो है वो जो हो चुकी है, जो घटित हो चुकी है, वो इतिहास हो गई, है ना। अगर हम लोग देखिए, ये तो हम लोग हो गया बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। अगर हम लोग इतिहास को, इस क्वेश्चन को समझना चाहेंगे, तो उसमें से एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और इतिहास के एक और डेफिनेशन में बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, मैंने हालांकि यूनिट 1 में जो मैंने बताया था उसमें भी ये बातें बताया था, और आज के सेशन में भी बताना उचित समझता हूँ। ठीक है, देखिए ये इतिहास जो है, इतिहास एक अदालत है। इतिहास एक अदालत है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं अदालत क्यों बोलता हूँ, अदालत इसलिए है क्योंकि आप मान के चलो, आप गुनहगार हो या बेगुनाह हो, जो भी हो, आपको अदालत में अगर पेश किया जाता है, तो आपको क्या करना होता है, आपका क्या भागीदार होता है, आप खुद को साबित करना होता है आपको कि मैं बेगुनाह हूं या गुनहगार जो भी हूं, वो खुद को साबित करना पड़ता है ना। साबित करना पड़ता है, उसके बाद आपका जो है फैसला सुनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जाके सिर्फ बोल दिए कि जैसा है मैं बेगुनाह हूं, ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, हर गुनहगार यही बोलता है। तो आपको प्रूव करना होगा कि मैं बेगुनाह हूँ साबित, जैसा है तो मुझे रिहा की जाए, है ना। तो ये हम लोग को साबित करना होता है। ओके, उसी तरह इतिहास जो है ना, इतिहास में भी हम लोग को साबित करना पड़ता है कि नहीं ये घटित हुई होगी। जैसे कई विद्वानों ने इसके बारे में बताया है। और मान के चलो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही क्या बोलता है, अनुमान लगाया जाता है उसका, जो विनाश, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो का कैसे विनाश हुआ होगा, हम लोग अनुमान लगाते हैं बाढ़ आया हुआ होगा, ये भूकंप आया होगा। इसमें हम लोग को ज्यादातर बाढ़ पर फोकस करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा विद्वानों ने यही मत दिया है, तो हम लोग बाढ़ पर फोकस करते हैं। ये सिर्फ अनुमान लगाया गया है। उसी प्रकार हम लोग को हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जैसे कि वहाँ की जो है ना मुहर के बारे में, मुहरों से अनुमान लगाए हैं, वहाँ के पत्थरों से अनुमान लगाए, वहाँ के पत्थरों में जो चित्र बनाए गए थे उसके बारे में हम लोग सिर्फ अनुमान लगाए हैं कि ऐसा हुआ होगा।
मतलब कोई ना कोई प्रूव्ड, कोई ना कोई सबूत जो है मिला हम लोग को, उसके बारे में जानकारियां प्राप्त हुई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ चुके होंगे। और उसी में से जो एक है शिलालेख। ठीक है, शिलालेख जो है ये हालांकि प्राथमिक भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं। ये जो है ना शुरुआती तौर पर भारत में जो भी इतिहास के बारे में जो बताती है उसमें सबसे प्रमुख योगदान निभाती है। ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निभाती है। ठीक है, और इसका अपना अनूठा मूल्य है। इसका जो ना मूल्य जो है, इसका वैल्यू जो कुछ अलग ही है। ठीक है, इसी प्रकार का था प्रारंभिक इतिहास। भारत में दो प्राथमिक प्रकार की लिपियां थी। शुरुआती तौर पर क्या होता है, जब भारत की जो शुरुआती इतिहास के बारे में लोग जानकारियां प्राप्त करते हैं, देखिए आप सुने होंगे, कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे इतिहास में कि जैसे कि अशोक का ही मान के चलो, मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं हम लोग, ध्यान देना कि इसकी पुस्तक, इसके नामों का जो ना पुस्तक जो है ना खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, प्राकृत लिपि में लिखा गया था। खरोष्टी लिपि में लिखा गया, प्राकृत ब्राह्मी लिपि में, इन तमाम लिपियों में लिखा गया था। वो प्रारंभिक इतिहास में हुआ था। अभी क्या होता है, अभी हिंदी भाषा में लिखा जाता है या इंग्लिश भाषा में या उर्दू भाषा में, जो अभी प्रचलन में है उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, है ना। तो वही बातें कही गई है कि प्राचीन दो प्राथमिक प्रकार की लिपियां हुआ करती थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। और इसके अलावा यहाँ पाषाण गुफा अभिलेख जो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। देखिए एक अभिलेख है, मैंने क्या बताया था आपको, अभिलेख के बारे में हम लोग इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। उनमें से एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसका नाम है पाषाण गुफा अभिलेख। उसके बारे में हम लोग जो है भारतीय इतिहास के बारे में सही तरीके से और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग को जानकारियां प्राप्त होती है, इकट्ठा होती है। और उसी प्रकार हम लोग देखते हैं अशोक का शिलालेख और अभिलेख, अशोक के अभिलेख और शिलालेख के बारे में। ठीक है, तो इसमें कहते हैं अशोक के अभिलेख जो है, यहाँ पे शिलालेख आ रहा है, ठीक, अभिलेख इसको ध्यान देना आप। अशोक का अभिलेख भारत, पाकिस्तान और नेपाल सहित पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में खंभों, शिलाखंडों, गुफाओं, दीवारों पर इसमें लिखा गया है। इसमें क्या होता है, अशोक के शासनकाल जब तक अशोक जब सम्राट था, तो उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने अपने अभिलेखों में ये बताया है, मतलब कि उसका जो सबसे पहली बात, अशोक का ये जो है शिलालेख, उस समय क्या होता था, भारत, पाकिस्तान ये सब जो ना एक ही में था, है ना। आजादी के बाद ना पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश भी, ये सब तो एक ही था। तो उस समय जो है ये उपमहाद्वीप के रूप में जितने भी खंभा थे, जो भी दीवार हुआ करते थे, जो भी खंभा थे, इन तमाम चीजों पर अशोक के शिला अभिलेख जो बनाए गए थे उसको दर्शाया गया था, उसका चित्रित किया गया था। ये लोगों को दर्शाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा ऐसा चीजें हैं। और इसमें जो ना टोटल एक 33 शिलालेख बताया गया था। ओके, और इन अभिलेखों को 3 व्यापक वर्गों में विभाजित किया गया। ये अशोक के अभिलेख जो है ना 3 वर्गों में हम लोग को विभाजित करके देखे हैं। पहला प्रमुख शिलालेख, दूसरा पिलर रॉक एडिक्स और माइनर रॉक एडिक्स, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम लोग को काम देने वाली है ये माइनर रॉक एडिक्स को, हम लोग जो है ना इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, इसको ध्यान रखना। ठीक है, उसी प्रकार इन अभिलेखों के अनुसार अशोक के वंश के तहत बौद्ध धर्म एवं बौद्ध के रूप में भूमध्य सागर तक फैल गया। यानी कि देखिए बौद्ध धर्म आपके बारे में बताया है, गौतम बुद्ध के बारे में जो बौद्ध धर्म था वो केवल भारत में ही नहीं, एशिया में लगभग लगभग सभी देशों में वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया था, और वहां भी अपना लोगों को भेजा गया था, वहां भी अपना प्रकोप छाया हुआ था। उसी प्रकार अशोक के शासन काल में भी जो है ये भूमध्य सागर तक फैल गया था। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, विशाल क्षेत्र तक में भी ये बौद्ध धर्म अपना स्मारक निर्माण करने लगा था। मतलब जो भी विशाल क्षेत्र हैं, जो बहुत ही भयानक क्षेत्र हैं, जो बड़े बड़े विशाल क्षेत्र हैं, है ना, उन क्षेत्रों में भी अपना प्रकोप छाया हुआ था। ठीक है, इन शिलालेखों में बौद्ध और बौद्ध की उल्लेख भी मिलता है। इन जितने भी अशोक के शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, उनमें भी बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग को जानकारियां प्राप्त होती है। और कहा जाता है हालांकि अशोक के शासनकाल में शिलालेख बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म की धार्मिक गतिविधियों के बजाय उन्होंने सामाजिक और नीतियों पर, उपदेशों पर ध्यान दिया है। मतलब अशोक ने क्या किया था, वो धार्मिक यानी कि धर्म हस्तक्षेप करने के बजाय जो है ना वो लोगों के जो बीच सामाजिक जो भी कुरीतियां थी, जो भी दिक्कतें थी, जो भी नैतिकता थी, उन तमाम बिंदुओं पर उन्होंने फोकस किया था, उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया था, ध्यान केंद्रित किया था। इसलिए महान सम्राट को महान शासकों में से एक माना जाता है ना। उसकी प्रकार कहा जाता है ये तथ्य जो अशोक को देमपिया, देमपिया क्या होता है, वो देवता के प्रिय जो होते हैं, देवता को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, उसको देवपिया कहते हैं। अशोक भी उनमें से एक था जो देवपिया को मानते थे, भगवान को मानते थे, देवता को मानते थे, देवता का प्रिय हुआ करते थे। ठीक है, और इसमें जो है ना यहाँ कहा गया है जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। ठीक है, और राजा पियादसी इन शिलालेखों में उल्लेखनीय है। इसकी शिलालेख अभिलेख में जो है ना अशोक के अभिलेख के बारे में इन तमाम चीजों को दर्शाया गया है। और इसके अलावा जो है ना कहा जाता है कि मगधी भाषा में ब्राह्मी लिपि का उपयोग मौर्य साम्राज्य के पूर्वी हिस्सों में शिलालेखों में किया गया है, और जबकि साम्राज्य के पश्चिम भागों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि में, देखिए क्या कहा जाता है, जैसे मान के चलो ये आपका पूरा साम्राज्य है, ठीक है, साम्राज्य है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और पूर्व की ओर कहा जाता है इतना क्षेत्र मान के चलो ये
मगधी भाषा में जो है ब्राह्मी लिपि में उपयोग किया था। भाषा और लिपि में अंतर है, आपको ध्यान देना है। मगधी भाषा है और लिपि जो है वो अलग है। ओके, तो इसमें जो ब्राह्मी लिपि में इन्होंने मगधी भाषा में अपने शासनकाल के दौरान साम्राज्य के बारे में दर्शाया गया है। उसी प्रकार यहाँ पश्चिमी क्षेत्रों में भी इन्होंने खरुष्टी लिपि में इसके बारे में बातों को बताया है। ठीक है, यही बातें यहाँ दर्शाई जा रही है प्राकृत भाषा में। और विविधता जोड़ने के लिए एडिक्ट 13, जैसे अभी मैंने क्या बताया था आपको, अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 अभिलेखों में से तीसरा अभिलेख एडिक्ट है, जो माइनर एडिक्ट 13। इसमें टोटल जो एडिक्ट 14 है। जो अभिलेख जो है ना, आपको पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं कि कलिंग का युद्ध जो अशोक के साथ हुआ था, उसमें कलिंग की हार हुई थी। ओके, और उसमें जो है ना अशोक का विजय जो हुआ, ये अशोक के शिलालेख में कौन से एडिक्ट में दिया गया है, तो आप 13वें शिलालेख में दिया गया है। इसके बारे में कभी ना कभी पढ़े होंगे, तो इसके बारे में ये बताया गया। इसमें जो टोटल 14 एडिक्ट है, 14 को हम लोग एक एक करके जानेंगे आगे, है ना। तो इसके बारे में बताया गया है। और कहा जाता है मौर्य साम्राज्य और अशोक के इन विवरणों के बारे में दुनिया को तब पता चलता है जब ब्रिटिश पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप द्वारा इसके बारे में चर्चा किया है। देखिए क्या होता है, ये अशोक के बारे में और मौर्य साम्राज्य और अशोक की जो भी चीजें थी, उन तमाम चीजों को हम लोग को तब जानकारियां प्राप्त होती है जब एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने अपने शिलालेखों में, अपने अभिलेखों में इन तमाम चीजों को दर्शाया था। ठीक है, और कहा जाता प्रमुख शिलालेख, 3 शिलालेखों में विभक्त किया गया था। पहला था प्रमुख शिलालेख, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। प्रमुख शिलालेखों में जो है श्रृंखला में 14 प्रमुख शिलालेख हैं और 2 अलग अलग हैं। अभी मैंने क्या बताया, 13 एडिक्ट जो था, अभी इसमें टोटल 14 एडिक्ट है, एक एक करके हम लोग जानेंगे। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको। पहला एडिक्ट में कहा जाता है कि यह जानवरों की हत्या को प्रतिबंधित करता है और सामाजिक समारोहों को प्रतिबंधित करता है। यह लिखता है कि अशोक की रसोई में केवल 2 मोर मारे गए थे और 1 हिरण की मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने वे चाहते थे कि वे इस प्रथा पर रोक लगा दे। मतलब मेजर रॉक एडिक्ट प्रथम में ये दर्शाया गया है, अशोक के धर्म के प्रथम अभिलेखों में ये दर्शाया गया है कि जानवरों की हत्या ना करें, और उसमें ये भी बताया गया है कि अशोक के शासनकाल में केवल 2 मोर और 1 हिरण की हत्या की गई थी, और इन प्रथाओं को इन्होंने रोक लगाया था। इनके बारे में इस शिलालेख के प्रथम अभिलेखों में बताया गया है। और सेकेंड में कहा गया है कि मानव और पशु कल्याण को संबोधित करना, मानव और जीव जंतुओं पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, उसका हनन न करना, उस पर हस्तक्षेप न करना, उसको दुख न पहुंचाना, उसकी हत्या न करना। तीसरा में कहा जाता है यह ब्राह्मणों को उदारता पर चर्चा करते हुए ये निर्देश दिया, ये आदेश दिया कि अशोक के राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद उसने ये फरमान जारी किया। ये वर्णन करता है कि कैसे युक्त अधिकारी, और देखिए इसमें क्या कहता है, जैसे ही अशोक का राज्याभिषेक हुआ था उसके 12 साल बाद उन्होंने क्या कहते हैं, तमाम अधिकारी, जैसे हो गया जो साम्राज्य के स्तर पर अधिकारी हैं, ग्रामीण के स्तर पर अधिकारी हैं, जिला के स्तर पर जो अधिकारी हैं, मतलब जो जिला के हेड हैं, है ना, और ग्राम के जो प्रधान हैं, उन तमाम क्षेत्रों को जो है ये अशोक क्या किया था, हर 5 साल में इन्होंने राज्य पर भ्रमण करने की यात्रा पर एक फरमान जारी किया था, ये आदेश जारी किया था। ये तीसरा में कही जा रही है। और चौथा में कहा जाता है, ये कहता है कि धर्मघोष मतलब होता है धर्मता की आवाज, और मानव जाति के लिए आदर्श है। ये धर्म की जो है हम लोग को धर्म पे फोकस करना चाहिए। धर्म में जो है ना धार्मिकता की बातों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हम लोग को युद्धों पर, यानी कि कोई भी धर्म में हस्तक्षेप हो जाए तो उस पर फोकस ना करके हम लोग को